नमस्ते सभी को और आप सबका स्वागत है आज के 60 बजे वाले कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, कल से उसने मन बहुत उदास किया है, बहुत खिन्न किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह की विभत्स और मानवता को लज्जित करने वाली कुछ दृश्य जो आपने देखे होंगे। और सबसे पहले तो वो लखबीर सिंह जिसकी वहां पर मृत्यु हुई है, हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमात्मा उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जिस क्रूरता से, जिस नृशंसता से एक निहत्थे आदमी को घेर कर मारा गया है, वो कोई राक्षस ही कर सकते हैं, कोई मानव नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक प्रतीक नागा जी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ से टाइटल को चेंज कर दिया जाए क्योंकि इससे सिख डिमोरलाइज हो जाएंगे। प्रतीक जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ उसका पूरा पूरा। और जो टाइटल रखा है वो इसीलिए रखा गया है, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, पंजाब में रहा करता था, चंडीगढ़ में रहता था मैं, उस समय ये शब्द का प्रचलन था कि सिख आतंकवाद, सिख आतंकवादी, सिख दहशतगर्द, सिख टेररिस्ट हैं जो आतंकवाद मचा रहे हैं। उस समय भी हर तरह के लोग थे, जो इसके पक्ष में थे और जो इसके विरोध में थे। दोनों प्रकार के लोग होते थे। मैं तो बच्चा था इसलिए अधिक बुद्धि नहीं थी, तो जो जैसा बताता था मैं वैसा मान लेता था। और इसके पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं, कुछ कुतर्क दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें समझना ये पड़ेगा कि जब हम किसी को सिख कह रहे हैं तो सिख का अर्थ क्या है, सिख की परिभाषा क्या है। जो मेरी समझ है, जो साधारण बुद्धि है, वो ये बताती है कि जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, जो व्यक्ति उनकी शिक्षाओं पर चलता है और जो गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, उस पर चलता है, वो सिख कहलाएगा। अब यदि गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है कि आप निर्दोष व्यक्ति को घेर कर मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, तब तो ये सिख आतंकवाद हो सकता था। लेकिन क्योंकि गुरुओं की उस वाणी में कहीं पर इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति का अनुमोदन नहीं है, कहीं ये नहीं कहा गया कि तुम लोगों ने ऐसी हत्याएं करनी है, इसलिए इस प्रकार की जो घटना है वो कोई सिख नहीं कर सकता, सिखों के नाम पे कर सकता है। रवि रंजन सिंह जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, वो कहीं व्यस्त थे तो इसलिए मैं आरंभ कर रहा हूँ इसका। वो आएंगे तो हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी, जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्ते जी। जी, राम राम, सत श्री अकाल, जय जननी। कैसे हैं जी? ठीक है जी, दुखी हैं लेकिन ठीक है। रवि रंजन जी, हमारे एक दर्शक हैं प्रतीक नागा, उनका कहना था कि जो टाइटल है उसे चेंज किया जाए। तो मैं उसके बारे में ही बात कर रहा था कि जब हम सिख की परिभाषा पे आते हैं तो सिख वो होगा जो गुरुओं के कहे हुए रास्ते पे चलेगा, जो गुरु ग्रंथ साहब को मानेगा, जो गुरुओं की वाणी पे चलेगा। अब इन सबको मैं भी जानता हूं, इन सबको मैंने पढ़ा है, उनमें कहीं ऐसा नहीं आया कि तुम एक निहत्थे आदमी को, निर्दोष आदमी को घेर के मार दो, उसे टॉर्चर करो, कोई दूसरे मजहब का है इसलिए मार दो। ये जो कुप्रथाएं, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो हमारे देश के बाहर के कुछ मजहब हैं उनमें तो पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। तो जिन्होंने भी ये दहशतगर्दी वहां पर की है, वो दहशतगर्द हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है, टेररिस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो सिख नहीं हो सकता। इसलिए इसे सिख टेररिज्म कहना उतना ही गलत है जितना आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तब ये शब्द बहुत बार बोला जाता था कि सिख टेररिज्म फैला हुआ है। तो इस फ्रेज में अपने आप में एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो सिख है वो आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी है वो सिख नहीं हो सकता। तो आप इस पे जरा अपनी बात भी कहें, जरा आपको कैसा लगता है? जी, आपने ठीक कहा, दुखी है। ये बहुत दुखदायी
स्थिति है, एक दुखदाई घटना है, दुर्घटना है, निंदनीय है, दुखदाई है, पर इसके आगे ये षड्यंत्र भी है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जहां मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वहां पे जो एक वो पेंटर था, क्या नाम था उसका, कौन सा, हुसैन, फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, तो उसने जो करा था, हमने उस पर भी प्रोटेस्ट करा था। कहीं पे भी इस तरह का, चाहे वो देवी देवताओं का अपमान हो, चाहे गुरुओं का अपमान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो, उसको हम बिल्कुल, उसको असहनीय है, बड़ा पीड़ादायक है। परंतु यहां पे स्थिति यह है, जैसे 26 जनवरी को हुआ था, निशान साहब को लगाया गया लाल किले पे, बेदबी तो वहीं से हो गई निशान साहब की, क्योंकि जो निशान साहब लगा रहा था उसको ये पता था कि ये निशान साहब वहां पे 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएगा चाहते हुए भी, तो उसके पास कोई मिलिट्री पुलिस फौज तो है नहीं थी जो आगे, और एक पुलिस वाला आएगा उसको भी पकड़ेगा या वो भाग जाएगा, मगर निशान साहब जो है वो पुलिस का केस आइटम बनेगा, वो आइटम नंबर 1 एक एग्जिबिट बनेगा। अब उसको पुलिस वाला कैसे रखता है, उसको रखने का प्रोटोकॉल आता है कि नहीं आता, ये जान के बेदबी करता है, गुस्से में वो भी कर सकता है। तो वो जो उसके बाद निशान साहब के साथ होगा, ये उसको अच्छी तरह पता था। तो बेदबी अगर जिस शख्स के ऊपर लखबीर सिंह नाम बताया जा रहा है, लखबीर सिंह ही बताया जा रहा है तरन तारण का, उसने करी या नहीं करी, दिस इज टू बी प्रूव्ड। दूसरी चीज ये बिल्कुल क्लियर है कि वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, गुरु महाराज का स्वरूप नहीं था, वो सब लोग ग्रंथ था, जिसे ये निहंग सिंह मानते हैं, तो उसको वो सिखों की नहीं मानी जा सकती, वो निहंग सिंहों का एक अपना ग्रंथ हो सकता है, उसकी भी बेदबी हो तो हम उसके भी खिलाफ है, ये एक अलग चीज है। मगर उसको कृपा करके अब ये क्लियर करिए कि वो गुरु ग्रंथ साहब था कि सब लोग ग्रंथ था। दो आप अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तीसरी चीज, जिस आदमी के ऊपर आया है वो बेचारा तो कभी तरन तारण सिटी तक नहीं पहुंचा, अमृतसर तक नहीं पहुंचा, वो कैसे पहुंच गया अकेला वहां से, मतलब एक स्थिति ये भी हो सकती है, ही वॉज हैंडपिक्ड एंड प्लांटेड, ठीक है। और जैसे उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति बताई जाती है कि वो नशे में था, ये था, नशेड़ी था, पुराना था, वो हथियार नहीं था, वो अलग चीज है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जब आप गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप कहीं रखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, एक सेवादार को वहां पे होना चाहिए था, वो पहुंचा कैसे वहां पे। और यदि ये सारी बात मान ली जाए कि ऐसे हुआ, उसने बेदबी करी, तो जैसे पंजाब में कई बार हुआ इस तरह के इंसिडेंसेस हुए, उसमें एक एफआईआर करवाई गई, आपको उस आदमी को पकड़ के एफआईआर करवानी थी। उसको मारने के साथ तो अगर ये किसी ने, चलिए 1 मिनट के लिए मैं इनको क्लीन चिट भी दे देता हूं कि साहब ये गुस्से में आ गए, प्रोवोक हो गया, वहां पे बेदबी हुई, ग्रंथ साहब की बेदबी हुई और उसका इनको बदला लेना चाहिए था, चलो बहुत अच्छी बात है। मगर आपने उसको मार के तो कड़ी खत्म कर दी। उसको किसने भेजा था? उसको किसी ने तो भेजा ही होगा ना, अगर वो यहां से आया। और ये हम थ्योरी मान के चल रहे हैं कि जो सामने आ रही है कि वो तो बेचारा कभी अब इसमें वो ये कभी एक स्टेटमेंट आ रही है, कुछ चीजें क्लियर नहीं अभी तक हो रही कि वो 2-3 दिन से यहां तक था, तो 2-3 दिन में आपको क्या पता नहीं लगा वो नशेड़ी था? फिर आपने उसको वहां रहने को दिया। और गुरु ग्रंथ साहब का वहां पे स्वरूप होना, देखिए आर्मी भी मूव करती है, टेम्परेरी गुरुद्वारे भी बनते हैं, यानी कि वहां पे गए आप, आपने मोर्चा लगाया, वो फतेह कर लिया, उसके बाद आप वापस आ गए, वो एक प्रोटोकॉल से मूव होता है। तो बेदबी तो तभी हो गई जब बिना प्रोटोकॉल से आप गुरु ग्रंथ साहब का वहां पे
वहां पे उनका सज्जित करेंगे, सुसज्जित करेंगे, उसका प्रोटोकॉल जब आप फॉलो नहीं करेंगे, बेदबी तो वहीं पे हो। और उसके बाद जो हुआ, चलिए ये मान लेते हैं कि उसने करी, और हम तो झटके की मूवमेंट चला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पशु को भी तड़पा के नहीं मारना, ठीक है। तो आपने तो हलाल कर दिया, तालिबानाइजेशन कर दी। अगर वो एटमोस्ट पकड़ा भी गया था, वो कर भी रहा था, सारी चीज मानते हैं, वो कोई उसमें कॉन्स्पिरेसी भी नहीं थी, वो एक नशे में कर गया या दुर्भावना से कर गया या जैसे भी कर गया, तो उसके बाद कानून है, FIR है। पंजाब में भी तो ऐसा हुआ था ना, FIR हुई थी। ये तो वो हो गया कि वहां पे एक 8 साल के बच्चे को मौलवी ने पकड़ लिया पाकिस्तान में कि साहब इसने ये करा था, ये किया था। और वो जिस परिवार से आ रहा है, उसने केस नहीं रखे थे, वो एक केसाधारी परिवार से आता है, उसके रिश्तेदारों की फोटोज देख रहे हैं, तो वो मूर्खता में ये नहीं कर सकता, उसको ये नहीं कि उसको प्रोटोकॉल पता नहीं होगा। अब उसने नशे में अगर करा है या जैसे करा है या नहीं करा, ये चीज सामने कहाँ आई है अभी तक। आप उसी वक्त आपको ऑन द स्पॉट, चलो ये तो हो सकता है कि जिस समय वो घुस गया, कोई सेवादार भी नहीं था, वो जबरदस्ती मौके का फायदा उठा के नशे में जैसे भी चला गया और उसने वहां पे बेदबी कर दी, स्वरूप का उसने बेदबी कर दी और आपने उसको मार दिया। आपने उसकी FIR क्यों नहीं करवाई कि ये हुआ था इसलिए तुमने मारा? एक चीज, और उसका अभी तक कोई वीडियो आपने कोई सामने नहीं आया। और अगर वो पकड़ा भी गया तो उसको इस तरह टॉर्चर करना और उसको मार देना मीन्स आपने खुद ही पिछली कड़ी से उसका संबंध तोड़ दिया। तो इसमें एक नहीं तो मतलब इसी बेनिफिट ऑफ डाउट, एक स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे, चौथी स्टेज पे कब तक आप देते जाएंगे बेनिफिट ऑफ डाउट? और इससे जो अब कोशिश करी जा रही है कि एक प्रोवोकेशन करी जा रही है जो वर्स्ट होने वाला है कि साहब वहां पे भारत में गुरु ग्रंथ साहब के साथ ये हुआ, वर्ल्ड वाइड एक सेंटिमेंट रेस करने की, जो शायद इनके 2020 में या किसमें नहीं वो हो सके, उसको रेस करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो गुरु ग्रंथ साहब नहीं थे, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नहीं था, वो निहंगों का अपना ग्रंथ था। और अगर गुरु ग्रंथ साहब था तो उसका प्रोटोकॉल क्यों नहीं मेंटेन किया गया? तो बेदबी तो वहीं शुरू हो गई जब आपने उनका प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन किया। क्योंकि गुरु स्वरूप है, जब वो गुरु है तो गुरु को गुरु का प्रोटोकॉल भी चाहिए। और इस सब के बाद आपने इस बुरी तरह उसको टॉर्चर करा, हाथ काटना, पैर काटना। ये जो तालिबानाइजेशन है, इतने युद्ध हुए, सिख योद्धाओं ने, गुरु साहब ने खुद युद्ध करे, और जब युद्ध होता है तो रक्त बहता है, लाशें गिरती हैं, इधर की भी गिरती हैं, उधर की भी गिरती हैं। युद्ध का नियम है, नहीं तो युद्ध तो नहीं है। मगर भाई कन्हैया जी का अगर आप देखें तो वो घायल सैनिक को जो आपके दूसरे पक्ष में खड़े हुए हैं, जो आपके दुश्मन है, शत्रु है, उसके घायल सैनिक को भी वो पानी पिला रहे थे क्योंकि वो घायल हो गया और वो बेबस है। तो ये चीजें जो है, चाहे वो लंगर खिलाने वाली बात हो, लंगर किसके लिए है? जो लंगर यहाँ पे लगाया गया तमीन बाग पे, लंगर किसके लिए होता है? कहां से परंपरा शुरू हुई? लोग रात को आ रहे हैं, थके हारे आ रहे हैं, तब कोई ऐसा होटल तो था नहीं कि आपने उसमें ऑर्डर कर दिया और मोबाइल से आ गया। तो जो संगत रात बेरात आ रही है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज, लंगर गुरुद्वारे के अंदर होना चाहिए। बाहर अगर वो होता है तो वो उसका पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसमें चिकन और बिरयानी और पता नहीं क्या क्या है, वो लंगर नहीं है। लंगर सिर्फ एक लिमिटेड चीजें हैं, वही लंगर में आ सकती है। पिज्जा लंगर का हिस्सा नहीं हो सकता। कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसमें क्या मिला है। और यही चीज है, जब आप उसका प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन कर रहे तो वो लंगर कैसे है? और अगर गुरु ग्रंथ साहब का आप स्वरूप मेंटेन नहीं कर रहे तो वो गुरुद्वारा कैसे है? गुरुद्वारा होगा तो उसमें पूरा स्वरूप मेंटेन होगा। वो स्वरूप मेंटेन नहीं हुआ तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बेदबी हुई है। ये तो बात की बात है जो अभी प्रूव नहीं हुई कि वो गुरु ग्रंथ का स्वरूप था कि नहीं था। अगर था तो उसकी बेदबी आपने करी।
अब इस सब को देखते हुए जो एक आप मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं पहले फिर उस पे आऊं, लंगर किसके लिए? जो गुरुद्वारे में आ गया, जो भूखा है, जिसको जरूरत है, और या कोई घायल है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, कोई जख्मी है, बीमार है, उसके लिए जरूरत है। हॉस्पिटल में आप लंगर लेके जाए तो गुरु का लंगर ही रहेगा। मगर आप किसी पॉलिटिकल उसके लिए, और जो बड़ी बड़ी कोठियां लेके बैठे हैं, बड़े बड़े कारों में आ रहे हैं, और वहां पे कोई लंगर का वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे, कोई गाड़ी में बैठा खा रहा है, कोई गाड़ी के छत पे बैठा खा रहा है, तो जब लंगर सर्व होगा तो लंगर का भी प्रोटोकॉल होगा, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। अब यहां पे आपने बिना किसी प्रोटोकॉल के उसको रखा, गुरु साहब के स्वरूप को रखा। अगर आपने प्रोटोकॉल मेंटेन किया तो फिर पूरा क्यों नहीं किया? और अगर कोई आदमी पकड़ा गया तो उसके साथ ऐसा आपने क्यों कर दिया कि पीछे कोई कड़ी ना बचे कि उसको मान लीजिए जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि वो प्लांटेड था, ये था, वो था, ठीक है, वो प्लांटेड था, तो प्लांटेड अगर था तो ये प्रूव करने के लिए तो उसका बचा रहना बहुत जरूरी था। और अगर आपने गुस्से में कर दिया, चलिए वही है फिर बेनिफिट ऑफ डाउट, एक और बेनिफिट ऑफ डाउट, इतना गुस्सा आ गया, तो इतना जब गुस्सा आता है तो आदमी गोली मारता है, घंटों घंटे उसका टॉर्चर नहीं चलता। तो ये टॉर्चर की प्रथा जो है, आप ये तो कहीं है ही नहीं इतने टॉर्चर की प्रथा तो है, लेकिन वो तालिबान में हमारे में नहीं है ना, जहां होगी जिनकी होगी। बंदा सिंह बहादुर जी को टॉर्चर कर करके मारा गया, मगर बंदा सिंह बहादुर ने किसी को टॉर्चर नहीं करा। तो और जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, आपको यह भी पता है कि अगर मैं इनके हाथ आ गया तो ये मुझे टॉर्चर करेंगे, ये इनकी परंपरा है, मगर फिर भी आपने टॉर्चर नहीं करा, ये सिख परंपरा है। और इसका प्रॉपर क्या इलाज था कि अगर आपने पकड़ लिया, सारी बात मान ली कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब का ही स्वरूप था, उसने वेद भी करी, तो कम से कम उसकी एफआईआर करके उसको पुलिस के हवाले तो करते हैं, ताकि पता लगता अंत तक के पीछे कौन है, ये खुद से अपने से आ गया या इसको किसी ने भेजा है। तो एक चीज, और दूसरी चीज, ये सबूत नष्ट करने वाली बात है, उसको वहां पे खत्म कर देना। अब क्या पता हो, अब वो ना कहने के लायक है कि मैं था कि नहीं था। तो इस वजह से ये और सस्पिशियस सी कहानी हो जाती है कि आपने उस वक्त उसका वीडियो अगर कहीं पे बेदबी हुई तो उसका किस तरह से बेदबी करी, उसका आपने कोई गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नहीं दिखाया। आज अगर आप वीडियो दिखाते हैं तो उसको मैं नहीं मानने वाला कि ये तो आफ्टर थॉट है, आफ्टर एक्शन है, बाद में प्लेस करा गया। तो ये जो मैसेज गया है, ये बहुत गलत मैसेज गया है। और अगर इनको यहां पे नहीं रोका गया, देखिए किसान आंदोलन है, ये सिख आंदोलन नहीं है, पहले तो ये समझिए, या तो आपके ये सिख आंदोलन है। अगर ये किसान आंदोलन है तो उसमें निहंग सिखों का क्या मतलब है? चलिए निहंग अगर खेती भी कर रहा है, मतलब हर चीज पे मैं लिबरल होकर बात कर रहा हूं, पूरे पॉइंट्स दे रहा हूं, तो वहां पे अगर यहीं पे बगल में इतने बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो निग्लेक्टेड पड़े हुए हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शायद एक उसमें बोला था कि वहां पे गुरुद्वारा बड़ खालसा है, जिसका इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है। अगर आप वहीं को, उसी को गुरुद्वारे को, और वो मोर और लेस थोड़ी संगत जाती है, जितनी उसको वो मिलनी चाहिए थी, महत्व वो नहीं मिला। उसका थोड़ा सा इतिहास मैं बता दूं कि बाबा धैया जी थे, कुशाल सिंह धैया उनका नाम था, बाबा धैया जी थे। जब गुरु तेग बहादुर जी का सिर लेके भाई जेता जी जा रहे थे तो रास्ते में उनसे भेंट हुई। तो अब उस समय के जो भी किसी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है तो उस समय उसको बागी, डाकू, कुछ करार दिया जाता है। ऐसी ही कुछ वहां पे उस समय वहां के लोकल जाटों की स्थिति थी, क्योंकि वो मुगल अत्याचार के अगेंस्ट खड़े हुए थे, तो उन्हें भी कोई बागी, कोई डाकू, कोई कुछ कहता था। तो जब उनकी वहां पे भेंट हुई उनसे, तो जब उन्होंने भाई जेता जी को देखा, उनकी तलाशी ली, तो एक सिर निकला जो गुरु साहब का सिर था। तो अब जब वहां के लोकल लोग समझ गए, ये इसी सोनीपत की बात है, जहां के लोकल लोग ये समझ गए, तो कितना सोनीपत का और सिक्खी का कितना एक गठजोड़ है, ये नहीं
हम समझ पा रहे, जब उन्होंने ये समझा कि गुरु साहब को तो गुरु के सिर की बेदबी ना हो, इसलिए भाई दहिया जी ने अपना सिर कटवा के मुगलों को मिसगाइड करा, और वहां पे आज सुशोभित है गुरुद्वारा बड़ खालसा। आपके जहां पे एजिटेशन हो रही है वहां से बहुत कम दूरी पे, तो वहां पे आप ना जाके उस दहिया परिवार का नमन ना करके, मैं तो दहिया परिवार से टच में हूं और उनके नमन करता हूं कि इतनी बड़ी उन्होंने एक बलिदान दिया, उस सब पे ना जाके आप वहां पे एक गुरुद्वारा साहब खड़ा कर देते, कौन आपको रोक रहा है? प्रॉपर डेकोरम से करते। अब आप बीच में करेंगे, प्रोटोकॉल भी नहीं करेंगे, उसमें कोई घुस आएगा फिर उसका सिर काट देंगे, उसका पैर काट देंगे, तो ये क्या चाहते हो? और ये कौन सी सिक्खी है? टॉर्चर ये तो कहीं है ही नहीं हमारे। तो जब उनको पता होता था अगर हम इनके हाथ लगे तो ये टॉर्चर करेंगे, वो तब भी नहीं करते थे। तो ये अपना कैरेक्टर लूज करने से कोई फायदा नहीं, और इनको अब सिख कहा जाए या क्या कहा जाए मैं नहीं जानता। ऐसा है ना जी कि अब जो दो बातें आपने बोली, पहली ये कि जब आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे तो सबसे पहली बेअदबी इन लोगों ने की है, तो पहले तो क्या इनके साथ भी वैसे ही टॉर्चर किया जाए? क्योंकि अगर हम पोएटिक जस्टिस की बात करें तो जिस तरह ये दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं, तो अगर ये गुरु ग्रंथ साहब का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे तो इन पे अगर बेअदबी का कोई इल्जाम लगा दे तो इनके साथ वही होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज जो हमें इसमें देखना चाहिए कि उस आदमी को इन्होंने टॉर्चर किया, कई घंटों तक टॉर्चर किया। अगर वाकई वो प्लांटेड होता जिस तरह की अब नॉनसेंस करने की कोशिश करता है तो जरूर उगल देता। पुलिस वाले जब मारते हैं, वो जो टॉर्चर करते हैं, वो इतना बुरा तो वो भी नहीं करते। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये सारा कुछ प्लान्ड है और ये हमारे देश में आग लगाने के लिए है, ये दंगे भड़काने के लिए जानबूझ के काम किया गया है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जानता है कि अगर हम इसको पुलिस को पकड़ाएंगे तो तह तक पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जाएगा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन पहुंचेंगे। दूसरी चीज कि अगर इन्हें लग रहा था कि प्लांटेड है तो जितना टॉर्चर किया था जरूर निकल के आना चाहिए था कि हाँ जी मुझे फलाने आदमी ने फलां पार्टी में भेजा और मैंने किया। अब हो क्या रहा है कि वहां लखीमपुर खीरी में भी यही किया जाता है कि वो एक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसको पीटते हैं, भाई तू कबूल कर कि तुझे चढ़ाने के लिए भेजा था। यहाँ भी वही नॉनसेंस करते हैं। तो अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है, ये किसान तो बेचारे कुछ जो गिने चुने किसान है इसके अंदर, वो तो सिर्फ मुखौटे की तरह रखे जा रहे हैं। वो भी जो इनकी बातों में आ गए हैं वो फ्रंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सारा आंदोलन गुंडों ने हाईजैक किया हुआ है, जिनका पर्पस किसानों का भला करना नहीं है, देश में आग लगाना है। अब हो सकता है उनमें से बहुत सारे मोदी विरोधी हो, मोदी से नफरत करते हो, क्योंकि पॉलिटिकल सबके वो एजेंडे होते हैं, खेल होते हैं, वो अकालियों के भी हैं, सबके हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं वो काम। लेकिन मोदी विरोध को बढ़ा के हिंदू विरोध में ले जाना और भारत के विरोध में ले जाना, ये काम हो रहा है। अब इसमें सवाल ये आता है कि मैं बचपन से पंजाब में पला बढ़ा हूं, तो कभी ये मोने और सिख में कोई ऐसी दरार हमने तो कभी देखी नहीं और ना ही कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम हो क्या रहा है कि दोनों साइड्स पे रिजिडिटी, जिसे रेडिकलाइजेशन कह देते हैं आजकल, वो बढ़ती जा रही है। सिख में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता जा रहा है जो धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है। उसका रिएक्शन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि लोग कहते हैं यार कि कब तक इनको झेलते रहे हम, अब वो कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? देखिए इसमें अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो जो लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू सिख में वैमनस्य डालना चाहते हैं, उनका उद्देश्य बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। ये मेरा तो ये मानना है कि दो भाई हैं, एक घर के दो भाई हैं जो बाहर बैठे हैं, वो लड़ाना चाहते हैं और उन्होंने अंदर अपने गुंडे वो पैसे के दम पे भेजे हैं, कोई मटन बिरयानी खिला के भेजे, किसी भी कारण से भेजे। वो जो गुंडे बदमाश हैं वो आग लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट ये है कि धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो कि दोनों भाइयों के लिए तो नुकसान करता है,
लेकिन जो बाहर से देख रहा है, जो उनको खिला रहा है, वो उसके फायदे में जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी लाइन कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे जो हिंदू वर्ग से मिलता हूँ कहते हैं यार हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें कि कब तक ये कहते रहे कि हमारे भाई हैं और ये हमारी इंसल्ट करते रहे। क्योंकि छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको सब जगह देखने को मिलेंगे कि असी इतनी मूर्तियां की पूजा कर दे, असी नहीं वो कर दे, असी तो बड़े, मतलब ये जो सुपीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। पर दुर्भाग्य इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो सिख बड़े बूढ़े हैं उनको टोक नहीं रहे। ये जो गुंडे बदमाश है उनको जब तक रेन इन नहीं किया गया तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि जैसे बढ़ती जा रही है तो जो बुरे दिन पंजाब ने और इस देश ने देखे थे वो वापस ना आ जाए। ये है यहाँ पर अपने लिए जो मुद्दा होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ऐसे है, जहां तक मूर्ति को पूजना ना पूजना, मैं फिर यही कह रहा हूं, अगर हम मैं तो इसको अलग नहीं मान के चल रहा, अगर हम अलग भी 1 मिनट के लिए मान के चले तो जो रेस्ट ऑफ द हिंदू वर्ल्ड है उसमें से भी बहुत से संप्रदाय हैं जो मूर्ति को नहीं पूजते। आप अगर ईश्वर को नहीं मानते तब भी आप हिंदुत्व से बाहर नहीं हैं। तो मूर्ति को पूजना ना पूजना, आप नहीं पूजते ठीक है, सिख हैं आप नहीं पूजते कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई आपको गन पॉइंट पे तो कह नहीं रहा कि आप पूजिए। तो ना आप उन्हें कुछ कहिए, वो पूज रहे हैं। तो अब गुरु तेग बहादुर जी ने जनऊ की रक्षा के लिए क्यों शीश दिया? अब कहने का मतलब ये है कि ये पीछे एक कोई क्रिकेटर के पिताजी थे तो वो बड़ा बोल रहे थे कि हमने हिंदुओं की बेटियां बचाई, हिंदुओं के प्राण। ये सत्य है, सिख योद्धा थे, उन्होंने बचाया। नहीं, उसमें सत्य नहीं है ना, उसमें गलत ये है कि सिख हैं कौन, वो भी हिंदू ही हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी योद्धा थे, बचाई, बहुत बड़ा करा। अब उस दौर में चले जाएं तो सिख जो बने, चाहे वो एक अलग फेथ, एक अलग बिलीफ रखते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं रखते, मगर वो फेथ निकला कहां से? हम क्या जापान से आए या मैक्सिको से आए या क्या नाम, कहां से हम आए? तो वो जो हिंदू की बच्ची बचाई, वो आप उन्हीं से हम निकले। तो वो मेरी वो माँ भी थी, तो उन्हीं के हम बच्चे भी नहीं है, मेरी नानी है, सब हम सबकी है वो तो, ठीक है ना। तो ये कहना, ये जैसे, ये तो ऐसे है कि जैसे कोई अपने नाना को कहे कि मैंने तेरी बेटी को बचाया, तो आपने अपनी माँ को बचाया ना। वो जो औरत थी, जो वो एक हम टाइम पीरियड में जाए, अगर वो हिंदू की बच्ची थी तो उन्हीं बच्चियों में से ही तो संतानें पैदा हुई, वही माएँ आगे जाके बनी, उन्हीं में से संतानें पैदा हुई। और वो हम सब है, किसी ने केस रख लिया, किसी ने केस नहीं रखे। तो अपनी माँ को बचा के आप नाना के ऊपर जाके नहीं कह सकते कि मैंने तेरी बेटी को बचाया। ठीक है, वो नाना की बेटी थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो आपकी माँ भी थी। ये इस तरह की चीजें कहना ये ठीक नहीं है कि हमने उसको बचाया, उसको बचाया। आपने अपने लिए बचाया और अपनी माँ को बचाया, अब वो किसी की बेटी भी होगी। तो ये अगर, और ये इस स्थिति में, एक्सट्रीम स्थिति में बात कर रहा हूँ कि आप अलग मान के चल रहे हैं तब, और वैसे ये अलग मानना ही गलत है। मेरी आपकी एक उस पर हुई है कि मोना और सिख, जब हम हिंदू और सिख बात करते हैं तो वो वहीं से टर्मिनोलॉजी ही गलत हो जाती है। मोने और सिख की बात करिए, मेरे और आप में, हम सब सिख हैं, हम सब हिंदू हैं। आपने केस नहीं रखे हुए, मैंने केस रखे हुए हैं, आप मौन रूप से उस सिस्टम को अपोज करते रहे और केस आधारित सामने आ गए। ये तो अगर गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होगी तो मैं ये समझता हूं कि आप भी उतने ही दुखी होंगे जितना मैं हूं। और ये जो हम बार बार, क्योंकि हम प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर रहे, मैं अपनी बचपन की बात बताऊं अपना, तो मेरे को दिल्ली में बहुत छेड़ा जाता था सिख होने के नाते। तो ये टोंट मारना, ये करना, ये तो अब ये कहां से शुरुआत हुई, इसको बड़ा समझना पड़ेगा। ये क्यों शुरुआत हुई, ये क्यों टोंट्स आए, क्यों आया, और उसके किस लिए आया कि रिटेलिएट करेगा। तो ये रिटेलिएशन, जो रिटेलिएशन थ्योरी है, ये जो रिटेलिएशन जिहाद है कि अगले को प्रोवोक कर दो, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हमको किसी
तो उतने ही रिस्पेक्ट से, उतने ही सबसे हमने सबको देखना है। वो बाहर के उनको छोड़ दो, वो जो बाहर से आए और उनका किताब क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ इस समय एक हिंदू कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूँ, एक भारत पंथ की बात कर रहा हूँ, भारत के पंथों की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, और इसको जबरदस्ती बीच में क्यों लाया जा रहा है, कौन ला रहे हैं? ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है तो उसके जो लिंक हैं बीच में से तोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि इसके लखबीर सिंह कुमार के लिंक तोड़ दिया गया। तो ये इसका अरेस्ट होना तो बहुत जरूरी था। एजेंसियां हैं, उनके पास अपना मैकेनिज्म है, वो पता करेंगी। वो पिछले 20 साल का इसको रिकॉर्ड पता कर लेंगे, किसके साथ चाय पी, किसके साथ विस्की पी, कहां से चरस लेता था, कहां से अफीम लेता था या नहीं लेता था, सब कुछ वो एजेंसीज हैं उनके पास, देयर कैपेबल। तो ये जो मॉब जस्टिस है कि हमने मान लिया कि वो 8 साल का हिंदू बच्चा था, उसने कुरान की बेअदबी करी तो अब इसको मार दो, हमने मान लिया। अगर आप नहीं मान लिया तो फिर संविधान तो फिर खत्म है, उसको फिर उसकी जरूरत क्या है? जो मैंने मान लिया मैं करूंगा, जो अत्री जी मान लेंगे अत्री जी करेंगे, हम सब मान के चलेंगे। तो इसमें बहुत हमें एक और चीज जी कि जब हम बेअदबी की भी बात कर रहे हैं तो उसमें ये जो कंसेप्ट है सारी की सारी अब्राहमिक कंसेप्ट है। आप देखेंगे वहां पे ब्लास्फेमी आ जाता है, तौहीन रसूल आ जाता है, क्योंकि उनमें कुछ इनसिक्योरिटी है। उनका जो गॉड है वो अपने आप क्लेम करता है कि मैं जेलस गॉड हूं, तुमने दूसरे की नहीं करनी। गुरु ग्रंथ साहब में हमें इस तरह की भगवान की मूर्त नहीं मिलती, जो स्वरूप है वो वैसा नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ एंगल देखने का अलग है कि ब्लास्फेमी है या जो भी है, डिसरिस्पेक्ट ना तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की देख सकता हूँ, ना काली माता की कोई फोटो बनाई जाए वो देख सकता हूँ, ना मैं दुर्गा की माता की फोटो को देख सकता हूँ। मैं तीनों को ही अपोज करूंगा। हाँ, मगर उसमें जैसे ये फिदा हुसैन के खिलाफ प्रदर्शन हुए, ये हुआ वो हुआ, वो करेंगे। और उसको अगर हम ये कहते हैं कि एक फिल्म आई है तारीख पे तारीख के, हमने इंस्टेंट जस्टिस कर ली, तो अगर दूसरे लोग रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खुलवा सकते? आप अपने वकील तैयार करिए, अपना सिस्टम तैयार करिए और लोगों को साथ में लीजिए। अगर आप ये बात वाकई ही ठीक है कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की बेइज्जती हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप डीसी का वो करिए, उसको धरना दीजिए, उसका घेराव करिए। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसी स्थिति हुई है और डीसी का घेराव करने अगर मैं दिल्ली से पहुंचूंगा तो आप भी पंजाब से पहुंचेंगे वहां पे, क्योंकि ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कि इंटॉलरेंस मतलब इस तरह की बेदबी करी जाए, चाहे वो गीता की करी जाए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की करी जाए, चाहे वो किसी मूर्ति की करी जाए, वो बेदबी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। कम से कम मैं नहीं कर सकता, और उसको मैं अपने तरीके से प्रोटेस्ट भी करूंगा। मगर वो मेरा जो तरीका है वो कानून को हाथ में लेके और एक कॉन्स्पिरेसी के लिंक को ही मार देना। तो बीच में से आपने तार ही काट दिया तो अब क्या पता लगेगा कि वो अगर वो जिंदा होता तो उसको बैठाया जाता प्यार से, गुस्से से, कैसे भी, किसने तेरे को पैसे दिए थे, अच्छा उसका मोबाइल चेक होता कि किससे उसकी बात है। मोबाइल नहीं था तो कोई वहां पे किस बस पे वो आया, टिकट दिखा, कुछ तो तेरे साथ कौन था। तो एंड तक एजेंसियां ने जब पहुंचना होता है तो वो आखिर तक पहुंच जाती है, एटलीस्ट 95% 99% तो पहुंच जाती है। तो आपने उसको खत्म कर दिया और आप ही जज बन बैठे, आप मतलब आप ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आप ही जज थे, आपने उसको फैसला दे दिया, और आप ही वो हैंगमैन थे, आपने उसको फांसी में लटका दिया। और हैंगमैन के आगे पता नहीं आप क्या क्या थे, कटमैन थे, क्या क्या थे, तो सारा वो कर दिया। तो ये गलत है। जहां तक बेदबी की बात है, डेफिनेटली मैं उसको अपोज करूंगा, हर तरह से अपोज करूंगा। और ना केवल गुरुद्वारे के साथ कुछ होगा, मैं उसकी बेदबी को अपोज करूंगा। अगर किसी भी उसके साथ होगा, चाहे वो किसी देवी देवता के साथ, तो उसको मैं डेफिनेटली अपोज करूंगा। और इस अपोज करने में, उसके ऊपर उत्तेजित होने में भी कोई यहाँ तक पर उसकी उत्तेजना की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा उत्तेजना की लान गए थे
उत्तेजना की सीमा लांघ गई। ऐसा है ना रवि रंजन जी, तो साफ दिखाई दे रहा है कि बड़े ठंडे दिमाग से प्लान करके बनाया गया कि हमने एक आदमी को मारना है, इतना ब्रूटली मारना है और सामने दिखाना है कि हमने एक किया है, ताकि हम इस देश में आग लगा सके। क्योंकि ये सारा टेम्पलेट आपको वही दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर जेन्युइन इस तरह का कोई केस होता तो अपने वो पकड़ के देते पुलिस को और टॉर्चर करने, वो बोल देता कि भाई मुझे तो इसने किया था। जो 30,000 50,000 के लिए अगर किसी ने काम किया होगा, वो अपना हाथ थोड़ी कटाएगा, पैर थोड़ी कटाएगा, वो बोलेगा भाई मुझे उसने किया था तो मुझे बख्श दो, मुझे जाने। तो वो तो हमें दिखाई दे रहा है। ये तो उसको भी, हाँ ये जब वो भी जानता है। हाँ जब, और दूसरा ये जो बेअदबी वाला विषय है, इसमें मेरा आपसे मत थोड़ा अलग है। मैं भगवत गीता को मानता हूँ कि वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मेरे सामने कोई उसको फाड़ता है, फेंकता है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए वो कागज है जिसके ऊपर इंक से शब्द लिखे हुए थे, उसके अंदर का जो ज्ञान था वो मेरे पास है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और अगर मैं सोचूं उसने भगवान कृष्ण की इंसल्ट कर दिया है, उनकी कोई ब्लास्फेमी कर दी है, तो भगवान इतने छोटे, उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में एक धरती पे एक अदना सा आदमी एक कागज फाड़ रहा है, किताब फाड़ रहा है, वो अगर परमात्मा है, कोई भगवान है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ इसका, कि मैंने जो देखा जीवन में। मुझे एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, टीचर्स निकले थे बीएड करके, तो वहाँ क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन की बात चल रही थी और वुमेन राइट्स की बात चल रही थी, तो वहां पर मैंने कुछ बताया कि इस तरह से कुरान में लिखा हुआ है। तो एक लड़की खड़ी हो गई, कहती सर मैं रोज पढ़ती हूँ, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने मंगवाई कुरान, मेरी कार में पड़ी थी, मैंने उसे वो आयत निकाल के दिखा दी। तो जब उसको कुरान दी तो फटाफट से दुपट्टा अपना समेटने लगी। कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहती इसको ना इस ढंग से किया जाता है। तो मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मूर्ति पूजा जो पत्थर है तो उसकी नहीं करनी चाहिए, तो वही लॉजिक तो यहाँ पर भी लगता है कि वो कागज है, अगर पत्थर में जान नहीं है तो कागज में भी जान नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अपनाए जा रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों पे भी अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। और डेमोक्रेसी का पर्पज ही है कि हम अलग अलग विचार होकर सहमत रह सकें। लेकिन ये गुंडागर्दी करें और मारना शुरू कर दें लोगों को, ये तो सिक्खी तो ये बिल्कुल नहीं सिखाती। मेरा जो आप बात कर रहे हैं, मेरा जो इसमें मानना है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हो, गीता की बेदबी हो, या किसी मूर्ति का खंडन किया जाए, आप मूर्ति पूजक हैं या नहीं है, दैट इज ए मटेरियल। मगर अगर नीरज जी की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है और आपकी भावना से कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो नो टॉलरेंस अगेंस्ट इनटॉलरेंस। ठीक है, वो हर जगह का प्रोटोकॉल होता है। जैसे सिर ढकने वाली ये बात है, वो जब हम जाते हैं हर जगह प्रोटोकॉल होता है। आप बड़ों से मिलते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है। मंदिर में जाएंगे तो हम जूते उतारेंगे, ये प्रोटोकॉल है। इसमें कोई वो मूर्ति में भगवान है या नहीं है वो एक अलग विषय है, पर उसके एक जो प्रोटोकॉल है उसको मैं नहीं भी अगर मानता हूं, और मैं एज एन इलेक्ट्रिशियन जाता हूं मंदिर, तो भी मैं जूते उतार के जाऊंगा, क्योंकि वहां का प्रोटोकॉल है, वो मेरे को फॉलो करना है। और इसी तरह ये प्रोटोकॉल भी मैं फॉलो करूंगा और रिस्पेक्ट भी करूंगा। और अगर गीता के ऊपर भी ऐसी चीज आएगी, मैं उसको भी अपोज करूंगा, उसका भी मैं खंडन करूंगा, और उसके लिए भी मैं सिर कटवा दूंगा। मगर इस तरह से जान लेना और वो लिंक खत्म करना है, बात यहाँ पे वो नहीं है। बात ये है कि वो लिंक जो खत्म हो गया और उसके बाद आप उसको सरेआम उसके एक, जैसे वो अफगानिस्तान में होता है कि वो प्रेसिडेंट अपना मार के पोल से टांग दिया, उसको लैंप पोस्ट से बांध दिया। ये आपको अपना दहशतगर्द का रूप दिखाने वाली बात है। ठीक है, हाँ, हमसे डरो, तो डरना तो सिर्फ उससे है। और ऐसे तो कई आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो हाँ, मगर वो जो डैमेज कर देते हैं, अब इसमें भी ये जो अगर ये मान लिया जाए कि वाकई ही वहां पे स्वरूप की बेदबी हुई है और
उसके हमको तय तक पहुंचना है, उसका बदला भी लेना है। तो इस बेचारे आदमी को मार के आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होने देते, एफआईआर तो करवाते। पंजाब में भी ऐसा हुआ, उसकी एफआईआर हुई अल्टीमेटली। और मतलब सारे मैं एक के बाद एक वो देता जाता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट के, गुस्से में भी मार दिया। तो गुस्से में मारना और घंटों टॉर्चर करना, इसमें फर्क है। और वहां पे किसी को पता नहीं लगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना। एक आदमी को गुस्सा आया, 2 को आया, तो 5 उसको रोकने वाले क्यों नहीं थे वहां पे? और फिर वही बात आती है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, आपके वहां पे आदमी क्यों नहीं है? सब जगह से फेलियर आ रहा है, तो सब तरफ से वो आ रहा है। इतना बड़ा इवेंट होने कैसे दिया गया? ये है नहीं कि कोई दूर कहीं खेतों में जाके 10 मील तक कोई वो है नहीं। तो ये इवेंट हुआ क्यों? ये ऐसी चीज हुई क्यों? मतलब और ये भी नहीं कि 1 मिनट का तो ठीक है, किसी ने निकाली गोली, इससे पहले के कोई अलर्ट होता, कोई होता गोली मार, मगर ये तो बहुत लंबे समय का टॉर्चर हुआ है। जी जी, 1 घंटे का तो कह रहे हैं वो। ये तो है नहीं कि जैसे ही पकड़ा हो एकदम उसको टांग दिया। उससे पहले भी हुआ होगा, पहले हाथ मारा, थप्पड़ मारा, मुक्का मारा, जो भी करा, उसके बाद इसकी स्टेज आई। तो ये कैसे नहीं पता चला? ना आसपास के लोगों को पता लगा, ना किसी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा। तो कई चीजें यहाँ पे, कई कमियां, तो कई लूप होल्स हैं। बाकी किसी भी इस तरह जान लेना तो ये ठीक नहीं है। उससे आहत है, और उसका एक तरीका है, उसका कानून है। और अगर आपको तारीख पे तारीख वाली बात लगती है कि तारीख पे तारीख आती है, तो भैया उसकी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होने देते हैं ना, उसके बाद अपना बड़े से बड़ा वकील खड़ा करते हैं। वो फिर तो बिल्कुल ही एनार्की हो जाएगी ना, जिसका जो मन किया वो कर देगा। भाई हम तो विश्वास ही नहीं करते जुडिशरी पे, क्योंकि हो ही जा रहा है। तो ठीक है ऐसे। और इसको कॉम्युनल भी ज्यादा मैं नहीं इसलिए ले रहा क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंसेस आते हैं। अगर इसको 1 मिनट के लिए कॉन्स्पिरेसी या उससे बाहर रख के देखें, तो कई इंसिडेंसेस आते हैं। कोई थाने में अपनी बीवी का सर काट के ले जाता है कि साहब ये इस वजह से मैं ले आऊं, सरेंडर कर देता है। तो वो इस तरह की चीजें होती हैं, मगर वो ऐसे नहीं होती कि एक आदमी अचानक कहीं से आ गया और वो तो वहां पे पहुंच गया और 1 घंटे तक एक आदमी को गुस्सा आया, 2 को आया, 5 को आया, और वहां पे कोई और था नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि और था नहीं, या उसको कैसे ऐसी जगह। तो वो तो इंस्टेंस एकदम हो जाते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि आप अखबार में पढ़ते होंगे कि वो सिर काट के किसी का थाने ले गया, अपनी बीवी का या बहन का या भाई का या बाप का। इस तरह के इंस्टेंस होते हैं, और थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया, मैंने इसको मार दिया। मगर ये उतनी सिंपल चीज नहीं है जितनी एक इंस्टेंस में गुस्से में हो गई। उसका वहां पहुंचना उस आदमी का, और कभी कोई कहता है कि वहां 2 दिन से हमारे पास था, तो 2 दिन से अगर आपके पास था तो आप उसको पहचान क्यों नहीं सके? और अभी इस सज्जन ये बोल रहे थे कि साहब वो हिंदू था, उसने कर दिया। तो ये भी साबित हो गया कि वो हिंदू नहीं था, अगर हम अलग मान के करें। और प्रॉब्लम ये है, आप मान लीजिए वो उसने हिंदू ने करा है तो वो क्राइम है। अगर कोई सिख कर देता तो वो क्राइम नहीं है क्या? तो ग्रंथ साहब की बेदबी तो कोई भी करेगा क्राइम है। तो वो ये इस तरह का कहना या अब ये कहना कि सिखों ने कर दिया, वो सिख थे ही नहीं। हाँ, तो ही है। तो इस तरह की बात। और गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं था। तो अभी तक जो चीजें आ रही है, कभी वो कह रहे हैं सब लोग ग्रंथ था, आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि बेदबी किस चीज की हुई है। तो ये बहुत ही एक दुखदाई, दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। उसको अपोज करने के, आज अगर ईश्वर ना करे कि मेरे सामने कोई गीता की बेअदबी करता है, तो मैं वहीं पे खड़ा होकर उसको अपोज करूंगा, मगर उसके लिए किसी को टॉर्चर करके नहीं मारूंगा। मैं तो हैंड ओवर करूंगा पुलिस के, कि पता लगाओ ये कौन आदमी है, नशे में कर रहा है, ये किसी के कहने पे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, उसकी कड़ी ही काट देना। एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप उसको 2 थप्पड़ भी मार सकते हैं, घूसा मार सकते हैं, उतना समझ में आता है। एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप गोली भी मार सकते हैं। हाँ,
हाँ बिल्कुल ठीक बात एट द हीट ऑफ द मोमेंट गोली भी मार सकते हैं, लोग होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ। पत्नी का सिर काटा और ले गए खाने, ठीक है, मगर आपको यहाँ पे ये, वहां तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर ये सिक्खी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो मेरे को उसकी तह तक पहुंचना है कि कौन कर रहा है, और 1 घंटे तक आप वो करते रहे तो ये एकदम एक समझ से दूर की बात है, बस ये चीज समझ नहीं आ रही। जो है, जो दर्शक है ना, वो भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ले लो वो भी। जी जी जी। प्रतीक जी हैं, भाई हिंदू जागो नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू मीन्स हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, खेलो। हाँ इसमें अब ये भी बात आती है कि पूरे पंजाब में मिशनरियों ने जिस तरह से गंद मचा रखा है, जिस तरह से जिहादी घुसे हुए हैं, वहां तो निहंगों ने इस तरह का कोई एक्शन करके नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो करके दिखा रहा है उससे समझ में आता है कि ये जितना दिखाई दे रहा है वो नहीं है, पीछे कुछ और है। क्योंकि अगर उनको सिक्खी का इतनी चिंता होती तो कुछ और अलग ढंग से व्यवहार करते हो। वो करते हैं, मतलब अब कनाडा में जिनके साथ आप खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ग्रंथी की बेटी को उठा के ले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं निकलता? खालिस्तान की जो बात करते हैं तो भाई खालिस्तान चलो, मैं आपके साथ हूं, लाहौर पे पहले कब्जा करते हैं ना, ठीक बात। क्या बात कर, मतलब जो सिख किंगडम की कैपिटल थी उसको छोड़ के आप सिख किंगडम की बात करने पहुंच जाओगे कि सिक्किम में था या अरुणाचल में था या तमिलनाडु में था, क्या बात कर रहे हैं? तो पहले तो आप देखो कि आपका और किस लिए चाहिए कि तो लेके रहेंगे आजादी, किससे भैया आजादी, किससे आजादी लेनी है? वो ये प्रतीक जी जो कह रहे हैं ठीक बात है कि ये जो प्रेडेटरी क्रीड्स हैं जो देश से बाहर की हैं वो खाने को तैयार बैठी हैं, आपस में लड़ते रहे तो उन्होंने काम कर जाना है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज है जो चल रही हैं, कभी मतलब जो हमारी भी जानकारी में आ रही हैं कि कॉमन सेंस चीजें समझ आ रही है, उसके लिए कोई ये नहीं कोई इनपुट्स आनी चाहिए, सिंपली जॉइन द डॉट्स। सामने हो रहा है, सामने तो दिख रहा है सारा। भारतवर्ष एक खोज। सर मुझे बचपन से पंजाब और सिख कम्युनिटी से बहुत अट्रैक्शन था, पर सर 1 साल से जो गलत हो रहा है उस पर ज्यादातर सिख सामने के बोलने को तैयार नहीं है। आज मेरा उनके प्रति पूरा सोच हाँ ये मैं कह रहा था, ये जो धीरे धीरे पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन हो रही है, ये बहुत डेंजरस है। और इसमें मुझे लगता है कि सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि होना चाहिए था। अभी तक हमने सरकार की बात नहीं की, कम्युनिटी के जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो करने चाहिए, वो चुप रह रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है जो ये कह रहे हैं। और गवर्नमेंट, ये 2 जो पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि उनको ये ब्लेम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हैं मेरा पूरा सोच बदलता जा रहा है, अगर आपका सोच बदल रहा है तो आप भी फिर उसी षड्यंत्र का हिस्सा होते जा रहे हैं। हाँ, आप शिकार होते जा रहे हैं। आपको आपकी सोच बदले, इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि आपकी सोच बदले। आप एक सिख को अलग दृष्टि से देखें, इसके लिए पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है। और वो अगर हम तो दोनों तरफ हमको मिलके चलना है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज मेरे को ये शब्द दोनों कहना पड़ रहा है, हम एक ही हैं। परंतु अब जो स्थिति है उसको समझाने के लिए और मेरे विचार से अगर इसका हम ठीक तरह से डायग्नोसिस कर लेंगे और इसका इलाज कर लेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसमें ग्रीवेंसेस होंगे, जरूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं खुद इस चीज का हूं कि मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, एक जगह नहीं कई जगह हुई है, मगर वो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं घर में भी माँ किसी बेटे को ज्यादा प्यार करती है, किसी को कम प्यार करती है। और अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो बड़ी जगह मेरे को फेवरेबल वो भी मिला है कि आइए सरदार साहब पहले आप बैठिए। ये एक सोसाइटी है जिसमें मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं, एक रिएक्शन को पकड़ के बैठ जाने से काम नहीं होता। बहुत जगह मेरे को सिर्फ इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया गया कि मैं एक सिख हूं, बहुत जगह। और बहुत जगह मेरे को सिर्फ इसीलिए इज्जत मिली कि मैं एक सिख हूं।
तो ये एक धारणा कि जो बैलेंस बना रहा है, जो मिडल पाथ है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे देश की जो विचारधारा है वो हमेशा मिडल पाथ की बात करती है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना। तो एक्सट्रीमिस्ट विदेशी हैं जिन जो करते हैं काम और उसी को हम भुगत रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे पर बुद्धि से लड़ना पड़ेगा। रॉबर्ट कूल है बंगाल एक्सपीरियंस जी जी बंगाल में बिना शस्त्र धारण के माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई है, ये एक तरीका है अपमान का और हमारी संस्कृति को भुलाने का। हाँ ठीक बात है रॉबर्ट कूल, ठीक कह रहे हैं आप, और इसी के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अभी मैं आपको मुझे पीछे पता लगा कि वर्ल्ड बिंदी डे मनाया गया, तो जो ये पॉपुलर डे हुआ, हाँ मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो एक बच्ची से बात हुई जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसने कहा जी हमने ये करा। मैंने कहा अरे बच्चे तेरे को पता ही नहीं तूने क्या करा है, यू हैव स्टार्टेड सेविंग अ सिंकिंग सिविलाइजेशन। बिंदी की बात होती है, मैंने एक प्रोग्राम करा था पगड़ी से पादुका तक, ये प्रतीक है। एक झंडा जो होता है, झंडे की क्या है, वो एक 2 फुट बाय 3 फुट का 2 फुट का एक कपड़े का टुकड़ा है जिससे महंगी आपकी कमीज होगी जब हम उसको पैसे में तोलेंगे। मगर उसी झंडे के लिए हजारों लोग बलिदान दे देते हैं कि वो झंडा नहीं नीचे आना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। तो ये जो चीज है, ये जो प्रतीक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सभ्यताएं प्रतीकों से जिंदा रहती हैं। मतलब चाहे वो एक मिसकंसेप्ट है, मगर प्रतीक की मैं बात कर रहा हूँ। जब एक ईरान में जब गए तो मेरे को लोग यू ताजमहल, हालांकि वो ताजमहल किसने बनवाया, वो ताजमहल है कि नहीं, मगर वो ताजमहल मेरी आइडेंटिटी बता रहा है। तो मैं इसमें नहीं जा रहा कि ताजमहल क्या है, किसने बनवाया, जो उनको पता है यू ताजमहल। तो आप ये प्रतीक है हमारे। तो ये जो बिंदी की बात है, तो उसको सिविलाइजेशन को एक जिसमें बहुत पड़ाव आए होंगे, कभी बिंदी रही होगी, कभी नहीं भी रही होगी, मगर एज ऑन डेट जो वो बिंदी है वो आपको एक प्रतीक है एक सिविलाइजेशन का, आपका भारतीय होने का तुरंत वो आइडेंटिफाई करती है। आप नहीं पहन रहे हैं आप तो भी आप भारतीय हैं, मगर अगर आपने लगाई हुई है तो वो आपको जल्दी भारत से आइडेंटिफाई करती है। आप तो भारतीय, उसमें आपकी भारतीयता में शक नहीं कर रहा। अब ये पगड़ी है, आपने पगड़ी नहीं पहनी, मैंने पहनी हुई है, तो मेरे को भारतीय के रूप में पहले पहचाना जाएगा। है हम दोनों भारतीय, उतने ही भारतीय हैं। तो ये मैं आपसे के माध्यम से ये कह रहा हूँ, जो इस तरह के प्रतीक हैं, इन प्रतीकों को हमको आगे बढ़ाना है। और बहुत एक अच्छा मुझे ये लगा कि वर्ल्ड बिंदी डे मना रहे हैं जी। ओम जी हैं, डोंट यू थिंक एक्सक्लूसिविटी दीज डेज इन सिक्की इज मेकिंग इट मोर अ ब्राह्मिक रिलीजन? आज भी अगर हर दूसरे हिंदू घर से एक सिक्खी ज्वाइन करता रहता, तो खालसा पंथ फॉलो करता, तो हाफ नॉर्थ इंडिया खालिस्तान ऐसे ही हो जाता। ये दो चीजें जोड़ रहे हैं। अभी साउथ में एक बहुत बड़े एक महाराष्ट्र में एक प्रयत्न चल रहा है, निकली है ताकि जो हाईजैक हो रही है कुछ हाथों में है उससे वो उससे बाहर आए। तो निकलना चाहिए, खालसा बनाना चाहिए, मगर खालसा बनाना चाहिए, खालिस्तानी नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा यह है कि खालसा जो हो वो उस फिलॉसफी में बिलीव करे। खाली दाढ़ी रख के आ गया और वो चीज नहीं है। तो अच्छी बात है, निकलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा निकलने चाहिए। और यही अगर यही योद्धा, एक बहुत दुर्भाग्य का विषय है, इसी को अगर हम ठीक चैनलाइज कर दे इस एनर्जी को, क्या अच्छा होता है कि यही निहंग सिंह बॉर्डर पे खड़ा होकर वहां से 4 आदमी मार के आ जाता। तो ये एनर्जी को चैनलाइज करने की भी बात है। तो उसको वो कौन षड्यंत्र चल रहे हैं वो देख के उसको ना खाली षड्यंत्र खत्म करने हैं, हमको उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर निकलते हैं घरों से। जी सुजीत सिंह बात करते हैं। जी जी जी।
श्री राम सेना सर जी, आप जी ਨੂੰ पता कि शुभम मंगला पहले कवि जिनने सिखों के बलिदान पे रोंगटे खड़े होने वाली कविता लिखी थी, फिर सिखों को सफाई देने के बाद भी हमें क्यों मार रहे हैं? मैं देखिए वही बात दोबारा आ जाती है कि हमें समझना पड़ेगा, हम भी सारे दर्शकों को भी समझना है कि ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं वो वेज ऐसे ही क्रिएट करती हैं, तो उसमें ये नहीं सोचिए कि हमें क्यों मार रहे हैं। उनका वो ना हिंदू के दोस्त है ना सिख के दोस्त है, और दोनों के दुश्मन है और दोनों को ही मार रहे हैं। मारने का ढंग अलग हो सकता है लेकिन काम वो वही कर रहे हैं। प्रसाद गुप्ते जी हैं, व्हाई डिड फाउंडर ऑफ खालसा ग्रुप वेंट टू नांदेड़ इन महाराष्ट्र अंडर मराठा रूलर एसोसिएट्स। ये आज का विषय नहीं है, आज हम इसको नहीं लेंगे, इस पे कभी प्रसाद जी डिटेल में फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। एक्नेक्स, ये सब हमने पहले सुना है, इस्लाम के नाम पर मारने वाले मुस्लिम नहीं, सिख के नाम सिख, हिंदू पर कोई आंसू नहीं बहाता, धर्म पर हिंदू अकेला चलना सीखे, कोई भाई काम ना आएगा। इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा सबको, कि जो मुसलमान है जब हम उसको इस्लामिक टेररिस्ट कहते हैं तो उसके पास एक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, उसमें मजहब के नाम पर भेदभाव होता है, इसलिए वो कुरान की आयतें कोट करते हैं, तो उसे आप इस्लामिक टेररिस्ट कह सकते हैं। पर गुरु ग्रंथ साहब में आपको उस तरह का कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि तुमने दूसरे मजहब वालों को मारना है, इसलिए ये डिफरेंस हमें करना पड़ेगा और अच्छे से समझना भी पड़ेगा। जैसे वेद में गीता में नहीं लिखा हुआ कि तुमने मजहब के नाम पे किसी को मारना है, वैसे ही ग्रंथ साहब में नहीं लिखा हुआ, तो हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, सिख टेररिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो कुरान लेके बोल रहा है वो इस्लामिक टेररिस्ट होगा, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि सिख टेररिस्ट नहीं हो सकता और टेररिस्ट सिख नहीं हो सकता। आई होप मेरा मैसेज क्लियर हो रहा होगा। मनदीप सिंह जी, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं हमारे पास। सीए रितेश कुमार जी, सारे सिख इस सरकार से नफरत करते हैं, अब वो अपने को हिंदू नहीं मानते। रवि रंजन जी, कुछ भी कह लें, दिख तो यही रहा है। हाँ, ये इसी की हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन भी इसीलिए हो रही है कि जो अगर रवि रंजन सिंह जी जैसे ज्यादा हो तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सामने नहीं आ रहे, या तो तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, और या वो साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि डेंजरस है। और ये आज की सारी डिस्कशन का मुद्दा भी यही है कि ये जो विषय है ये डेंजरस है और इसी से हमें बचने की जरूरत है। जी रवि जी, यही मैं कह रहा था कि ये समस्या। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सरकार से नफरत करना, प्रधानमंत्री से नफरत करना एक अलग चीज है। वो आपको किस सरकार को आपने वोट देनी है, किस को नहीं देनी, ये आपकी चॉइस है, ये आपका अधिकार है। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप जिसको मर्जी वोट दीजिए, चाहे वो सिख हो, चाहे नॉन सिख हो, चाहे कोई हो, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश का विरोध करेंगे, मानवता का विरोध करेंगे। ये दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा। जो मेरे को जगह पे है, आपको प्रधानमंत्री पसंद नहीं है तो उसको पॉलिसी बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हो तो वो ठीक है, वो आपका राइट है। आप नफरत अपने मन में रखते हो, वो भी आपका राइट है, लेकिन जब वो स्पिल ओवर होके बाहर आ रही है, वो नफरत मोदी से लेके बीजेपी में, बीजेपी को लेके पूरे हिंदुओं पे और फिर पूरे देश के लिए बनती है, तो इसका मतलब है आप दिमागी बीमार हैं, और ऐसी दिमागी बीमारियां ठीक होनी जरूरी है। मोदी आपको नहीं पसंद, हटा दीजिए, इलेक्शन होगी, हटा दीजिए, किसने रोके आपको हटाने? इस बार पिछली बार अगर आपने वोट दी, अगली बार मत दीजिए। लालू यादव जैसे कितने साल झेले हैं, ठीक है, उसमें क्या हटा दो मोदी को। और अब किसमें देखिए, इसमें विक्टिम्स कौन से हुए? इस कल के प्रकरण से
जो फार्मर कॉज है वो भी उसका विक्टिम बना। वो कॉज ठीक है या गलत है, लोकतंत्र है, आपको डिमांड करने का पूरा हक है कि हमको बिहार को पंजाब सा बनाना है, ना कि पंजाब को बिहार सा। खेती के मामले में मैं कह रहा हूँ, और किसी मामले में नहीं कह रहा, या इकोनॉमिक्स के मामले में कह रहा हूँ। अच्छी बात है, आपका ये सोच है, आप बनाना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, एजिटेशन करने का पूरा अधिकार है। मगर किसी की जान लेने का, किसी को तंग करने का, किसी को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। गेहूं कितने रुपए किलो बिकेगी, इसको कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, ये सरकार के साथ आपका टकरार ठीक है, आपका अपना पॉइंट है, सरकार का अपना पॉइंट है। मगर इस सब के बीच में अगर वहां पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं तो आपका कॉज तो बहुत पीछे रह गया। अब वो बात कल के प्रकरण में देखिए, ये तो इश्यू खत्म हो गया कि गेहूं कितने रुपए, उसकी फ्लोर प्राइस क्या होगा, उसको एफसीआई खरीदेगी कि कोई प्राइवेट पार्टी खरीदेगी, कि अंबानी खरीदेगा, कि अदानी खरीदेगा, ये सब इशू अलग है। मगर उसकी जो हत्या की गई वो एक इशू अलग है। इनको आप दोनों को, आपको अधिकार है, आज भी आप बैठे हुए हैं, आपको सरकार बैठने दे रही है, आप बैठे हुए हैं, और सरकार उठा भी देगी तब भी आपको लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है सरकार से नेगोशिएट करने का, बात करने का, डीसी का तो घेराव करने का, नहीं घेराव करना, उसको चिट्ठी डालने का, अपना पॉइंट रखने का, अपनी प्रेजेंटेशन करने का पूरा अधिकार है। और अगर नहीं सुन रही सरकार, दोबारा के बाद 4 बार 10 बार, और आप आम पब्लिक को कन्विंस करते हैं तो सारी पब्लिक सरकार में वो तो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब दिल्ली में लोगों को परेशान कर रखा है। तो जब आपने ठीक बोला कि जब आपका राइट दूसरे के राइट को वॉयलेट कर रहा है तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये किसान वाला जो मुखौटा था वो उतर गया इनका। बस ये है कि वो अगर इशू जेन्युइन भी था वो भी अब वो नहीं रहा है। अब बात ये है ना, आप अपना केस प्रेजेंट करिए, नीरज अत्री को प्रेजेंट करिए, नीरज, और ये हो नहीं सकता कि अगर नीरज अत्री को ये बात समझ आती है कि किसान से अन्याय हो रहा है तो आपके साथ खड़ा होकर सरकार से लड़ने नहीं जाएगा, बिल्कुल लड़ेगा। लड़ने से ये नहीं कि हथियार उठा के लड़ेगा, आप भी चिट्ठी लिखेंगे, आप भी ये करेंगे कि ये देखिए ये हमारे देश को नहीं सूट कर रहा, आप तो पर आप अपना पॉइंट प्रेजेंट करिए, ना कि किसी का हाथ काट दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अनकॉमन सेंस, हेट इज कमिंग फ्रॉम ओवरसीज जट सिक्स, आई एम अ सिख। जी हाँ, ओवरसीज में बहुत वही है ना कि जो ये हमारे देश को जिन्होंने तोड़ना है, जिनका अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो लगे हुए हैं वहां, उनको मिल जाते हैं कम अकल लोग, उनको पैसे दे के, डॉलर दे के यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक बात है आपकी। अब ये सिख में दलित सिख और जट सिख का एक इशू बिना मतलब खड़ा हो सकता है, अगर मूर्खता करेंगे तो आमने सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं वो ऐसा है ना, चलिए आज उसे छोड़ते हैं, किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। रॉबर्ट कूल है, डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक टेररिज्म एंड सिख टेररिज्म, अब्राहमिक्स प्रिस्क्राइब इट इन देयर होली बुक, धार्मिक्स हैव नो प्रिस्क्रिप्शन इन बुक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर से मेरा कहना है कि सिख टेररिज्म जैसा फ्रेज नहीं होना चाहिए क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। सिख इज नॉट अ टेररिस्ट, टेररिस्ट इज नॉट अ सिख। भास्कर मिश्रा जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका, आभार। अजेंद्र चौरसिया जी, बात समझने की, उनका उद्देश्य पूरे देश को गुलाम बनाना, बिल्कुल ठीक है, और ये तब तक संभव नहीं जब तक सभी हिंदू शाखाएं एक हैं, इसलिए सबको तोड़ो जो फंस गया, दी एंड। बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने नटशेल में सारा दे दिया अजेंद्र जी ने। और उनका उद्देश्य यही है कि काटते जाओ, टुकड़े करते जाओ, और फिर उनको कन्वर्ट करना, खत्म करना बड़ा आसान हो जाता है। ओम जी, ऑफ टॉपिक, रवि रंजन सिंह जी आपको सैल्यूट है झटका मूवमेंट के लिए। ऑफ टॉपिक नहीं, ये तो सदा ही ऑन टॉपिक रहता है। पार्थ सारथी, चुप रहना भी सहमति है, विरोध करना दूर की बात। कल तक देखिए सिरसा जी वकील खड़ा करेंगे बचाव के लिए, सिक्की का ठेका एसजीपीसी को जो मिला है। हाँ ठीक है, ऐसा है ना, उनके छोटे छोटे लिमिटेड विजन है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये सिख समाज के जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा कि ये हमारे ठेकेदार नहीं है, इन्होंने ही पहले पंजाब को आग लगाई थी, अब दोबारा आग लगाने वाले हैं, तो इसे बचाना पड़ेगा। ज्योतिर्मय दास, मेरे हाथ में नोबेल प्राइज होता तो दे देता मोदी को। अच्छा जी,
चलो, जो आपके हाथ में वो दे दो यार। जी। सुधीर मिश्रा सर, ट्विटर पर वीडियो देखा, उसका हाथ काटा था, वो जिंदा था, ये बर्दाश्त लायक नहीं, वेरी एंग्री, जय श्री राम, यही बोल सकता हूँ। हाँ सुधीर मिश्रा जी, यही हम सबकी पीड़ा यही है कि इतनी क्रूरता से तो ये ISIS वाले, तालिबान वाले, ये क्या करते हैं अपनी हरकतें, जो राक्षस दुर्दांत हत्यारे करते हैं, तो ये उनके पिट्ठू हैं, तो ये भी वही कर रहे हैं शायद। रॉबर्ट कूल, प्रणाम राजीव। रवि रंजन जी, यह नहीं समझ आता कि बेअदबी जैसी इस्लामी बात एक दलित द्वारा मात्र ग्रंथ जू लेने से या उठाने से कैसे हुई? कैसे निहंग दशहरे पर गंदी बातें करने वाले, जब सिक्खी में राम उल्लेखित है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर ये कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज को नहीं सहन कर सकता कि बेदबी हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की हो, चाहे वो गीता की हो। ये अब इसको शब्दों का हेर फेर है, इसको कुछ भी कह लो, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। मतलब जब मैं ये कहता हूँ इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, मीन्स इसको रोकना चाहिए। अब उसको रोकने के कई तरीके हैं। इसको रोकने का ये तरीका नहीं है कि आप किसी का हाथ काट दो, ये कर दो उसको। तो अगर ऐसा आपको अगर बू आ रही थी किसी षड्यंत्र की, तो आपको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था। अब प्रोटेस्ट हुए जब, तो उसने क्या नाम उसका पेंटर ने वो बनाई थी, तो प्रोटेस्ट हुए, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमको चुप नहीं बैठना कि आप जो मर्जी बनाते जाओ, आप जूतों के ऊपर देवी देवताओं की फोटो छाप दो, आप ये कर दो और हम उसको सहते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मगर उसको भी आपको पता है, बाहर विदेश में जूतों के ऊपर और उसके ऊपर देवी देवताओं की फोटो बनाई गई और उसका बकायदा प्रोटेस्ट हुआ और उसको हटाया गया। हटी ना, ऐसा बात। तो इस तरह मतलब ये तो अलग चीजें हैं। उस चीज को ग्रहण कर लेना, मान लेना कि ठीक है, जो इंसल्ट हो रही है होने दो, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं। मगर इसका ये बात ये भी नहीं है कि मैं इस सिक्की में उसको बेअदबी का कंसेप्ट है या नहीं है, बात ये भी नहीं है। या हिंदू में उसको कंसेप्ट, जैसे देवी के अगर प्रतिमा तो तोड़ी जाए। रंजन जी, सिक्की में कंसेप्ट तो नहीं है, बाद में डाला गया है। नहीं, देखिए मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कंसेप्ट है या नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरे विचार से है, आपके नहीं है, या आपके है मेरे नहीं है, वो बात नहीं है। बात यह है कि मूर्ति का खंडन होता है तो वो कंसेप्ट है कि नहीं है, मगर उसकी इंटेंशन क्या है, वो मूर्ति का खंडन करने क्यों आया, तो उसकी इंटेंशन तो उसको डिमीन करने की है ना। तो ये एक, और इसको हमको हर हाल में इसको अपोज करना है। मैं उस पे मैं बिल्कुल वो हूं, चाहे वो मूर्ति खंडन हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि उसकी इंटेंशन ऐसी है। बट यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे केस एक डिफरेंट केस है। यहाँ पे केस एक डिफरेंट है। पहली तो बेदबी की जहां तक बात है, पहली बेदबी तो उस प्रोटोकॉल से मतलब बेदबी का, अगर मैं शायद कुछ लोग मतलब ना जानते हो, इसको बेइज्जती या उचित सम्मान ना देना या सम्मान मतलब उसके अगेंस्ट में जाना, वो सब बेदबी में आता है। वो तो मतलब एक बड़ा बूढ़ा आता है, मैं उसके चरण स्पर्श नहीं करता और मैं टांग पे टांग रख के बैठा रहता, वो भी बेदबी है। ठीक है, तो मैं उसको भी अपोज करूंगा। अगर मेरे घर में बच्चा कोई आप आते हैं नीरज जी मेरे घर में, और मेरे बच्चे आपको प्रॉपर चरण स्पर्श नहीं करते, तो मैं उसको भी बेदबी मानता हूँ। और उसमें भी मैं बच्चे को ठीक करूंगा कि भाई ये क्या चल रहा है, वो आपसे बड़े हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स तो हमको मानने ही है। चाहे वो, अब जब आप गुरु स्वरूप मानते हैं तो वो प्रोटोकॉल की मैग्नीफाई हो जाता है, उसकी मैग्नोनिमिसिटी बढ़ जाती है। वो एक अलग चीज है। प्रोटोकॉल और इज्जत करना, ये तो हमारे उसमें कल्चर का हिस्सा है, मेरे को करनी ही है। आप मेरे से बड़े हैं तो मेरे आपको नमस्कार करूंगा, और ज्यादा बड़े हो गए तो चरण स्पर्श करूंगा। तो अगर हमने जिस दिन ये भूल गए, तो उस दिन हम अपनी सिविलाइजेशन भी भूल जाएंगे।
सो आई मतलब आई एम सॉरी टू बेग, मैं नहीं ये टॉलरेट कर सकता कि आप मेरे घर आए और आपकी बेदबी, मैं उसको भी बेदबी मानता हूँ कि मेरा बच्चा आपके सामने आके हाय अंकल कह के और वो निकल जाता है या कुछ ऐसा कहता है यू ओल्ड मैन, तो ये बेदबी है, ये हमको नहीं होने देना, मेरा इतना निवेदन है। ठीक है। कोई ये गुरु ग्रंथ साहब तक या गीता तक या उस तक सीमित नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है जी। डार्क मीन्स सर, किसान आंदोलन के बाद क्या हिंदू सिख डिवाइड ज्यादा हो गया है? थोड़ा एक्सेलरेट हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। वो तो पहले से रहा था, रेडिकलाइजेशन चल रहा था, लेकिन ये अब उसको एक्सेलरेट कर दिया है इसने। HSR, जो सिख हनुमान मंदिर एटसेट्रा जाते हैं, क्या वो पूरे सिख नहीं है? क्या कुरान की तरह गुरु ग्रंथ साहिब ने देवी देवताओं के मंदिर जाने से मना किया है? नहीं जी, मैं यही बात तो कह रहा हूँ आपसे कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये आर्टिफिशियल डिवाइड्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं। 20वीं सदी के पहले डिकेड तक, 1907 तक, जो स्वर्ण मंदिर है उसमें मूर्तियां रखी हुई थी। ये अंग्रेजों के टाइम से उन्होंने शुरू किया था, फिर SGPC बना के उसको एक्सेलरेट किया है और अब ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है। और इसमें वैष्णो देवी जाएंगे तो किसी और डिबेट पे रखना चाहूंगा कि वहां पे मूर्तियों का होना और वहां से मूर्तियों को हटना ये एक अलग विषय है। तो उसका किसी और दिन का हम डिबेट रखेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है, मतलब जिस तरह से अर्थ बताया जा रहा है वो इस तरह का अर्थ नहीं है जी। सागर सिंह परिहार जी, अज दी गल नहीं है नीरज जी, सिक्खी 150 साल पहला ही इस्लाम वाल चली गई या कान सिंह नाभा दी बुक बाद सिक्खी दी असल हिस्ट्री नॉन मैकॉलिफ सेशन। अच्छा ठीक है जी, ये करते हैं। हाँ, वो जो देखे ऐसा है कि ये जो शरारती तत्व हैं पहले कम थे, बढ़ गए हैं, अंतर सिर्फ यही है। और ठीक बात है, इस पे किसी दिन अलग एक सेशन, डेडिकेटेड सेशन रखेंगे, वो करते हैं इस पे, ठीक है। कूल ड्यूड, दोनों गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम कूल ड्यूड। आपको नहीं लगता है कि 26 जनवरी को या लखीमपुर खीरी या अब संगू बॉर्डर की घटना हो, ये सब एक लार्जर हिंदू वर्सेस सिख नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है? ये बहुत खतरनाक है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, हम सहमत हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसमें जो 26 जनवरी है उसमें तो सरकार का दोष है, क्योंकि जो राक्षस हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी चुनी हुई सरकार ने काम नहीं किया ना, पुलिस वालों के हाथ बांध दिए, नहीं तो 26 जनवरी होता ही नहीं। उसका दुख तो रहेगा ही रहेगा हमें। और लखीमपुर खीरी और ये जो सिंगू बॉर्डर है, ये उसको वो बढ़ा रहे हैं अब, ताकि जितना जल्दी हो सके आग लगाई जा सके। अब 2022 के इलेक्शन आने हैं, उसके लिए भी किया जा रहा है, और ये सारी ड्रेस रिहर्सल हो रही हैं, आप ये मान के चलिए एक लार्जर नैरेटिव है इसके पीछे। नीरज जी, ये खाली इस इलेक्शन के फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये पूरी सिविलाइजेशन को सिंक करने की ड्रेस रिहर्सल है। और ये जो हो रहे हैं, ये these are the experiments of Arab Spring। एक भीड़ इकट्ठी होती है और एक सिस्टम को पलट देती है, चाहे वो राजतंत्र है चाहे वो डिक्टेटर है। मतलब वो बात नहीं मैं कह रहा कि वो गद्दाफी ठीक था गलत था, वो एक अलग चीज है, मगर एक सिस्टम इवॉल्व हुआ है कि जिसमें आप पहले एक पार्क में इकट्ठे होंगे, फिर वो 200 बनेंगे, फिर 500 बनेंगे, और फिर एक सरकार को, चाहे वो चुनी हुई हो, चाहे वो डिक्टेटर की हो, चाहे वो, और ये एक फॉर्मूला जो बन गया, उस फॉर्मूले को यहाँ पे आजमाने की कोशिश करी गई है। और ये शाहीन बाग में बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये स्टेप बाय स्टेप वही चीज को यहाँ पे दोहराया जा रहा है। अर्थ फ्रॉम स्काई, सर कैन दीज आंदोलन जीवी वांट बिग दंगा? हाँ जी, दंगा तो वो चाहते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वो इसीलिए बैठे हैं कि एस्केलेट, धीरे धीरे उसको एस्केलेट करते रहें। ये लो बजट वॉर है जो शुरू की हुई है स्टेट के अगेंस्ट।
रॉबर्ट कूल जी, मेरा तात्पर्य बेअदबी के विरोध की विधि से है कि एक लोकतांत्रिक समाज में हाथ काट देना समय आने पर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, सब आवश्यकता अनुसार हो। हाँ वही रॉबर्ट कूल जी, हम भी यही बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ढंग है, विरोध तो कर, मैं यही बोल रहा हूँ, विरोध तो करना ही चाहिए। मैं आहत हूँ अगर कहीं पे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होती है या गीता की बेदबी होती है, मैं आहत होता हूँ और उसका मैं अनुकूल जवाब भी दूंगा। मगर वो अनुकूल क्या है, ये परिभाषाएं हमको माननी पड़ेगी, संविधान के अंदर रह के करनी पड़ेगी। रविंद्र दीवान, पालघर साधुज, बंगाल वायलेंस, लखीमपुर लिंचिंग एंड सिंघू बॉर्डर लिंचिंग, एब्सोल्यूट साइलेंस ऑफ मोदी एंड शाह, नो मोरा मोदी भक्त। ठीक बात है, हम भी नहीं है। मैं थोड़ा और तरह से देख रहा हूँ, मोदी भक्त में कभी नहीं था, मगर फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई सिंघू बॉर्डर पे या एक जगह पे नहीं बनाई गई, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। कहाँ बनाई गई हमें ये भी नहीं पता, तो हो सकता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इनको भी दे रहा हूँ कि उसकी काउंटर कॉन्स्पिरेसी इनकी क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे को आके कोई आईबी रिपोर्ट नहीं करती कि ये हो रहा है, और आपको भी तो हो सकता है एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। हालांकि बड़ा अजीब लग रहा है, मगर हो सकता है इनका भी कुछ अंदर चल रहा हो जो हमें और आपको। ठीक बात है जी। अभी इट्स टू अर्ली टू, अगर आप भक्त है मोदी भक्त तो रही है, अब इस वजह से मत छोड़िए, वैसे मैं नहीं हूँ। प्रतीक नागा, नीरज जी, आई एम सॉरी बट ऑन विच बेसिस यू हैव रिटन द वर्ड टेररिस्ट, हाउ मेनी हिंदूज आर। अरे यार, इसका तो जवाब दे दिया प्रतीक जी मैंने, आप शब्द से आहत ना हो। कूल ड्यूड, रवि जी, अकालीज, कांग्रेस एंड मीडिया साइलेंट ऑन सिख किलिंग्स ऑफ J&K and that of Afghanistan but are vocal in Lakhimpur Kheri. How to expose this? वही तो कर रहे हैं भाई। उल्लूर जी यहाँ पर आए हैं, ये आज रवि जी का ही मुझे फोन आया था कि इस पे बात होनी चाहिए क्योंकि बहुत डेंजरस है, तो जो हमारे बस में वो हम करते रहेंगे, जितना हमारी रीच है वहां तक तो हम जाएंगे, बाकी प्रभु इच्छा। और वो जो इस गलतफहमी में जो हम हैं कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच के हम रह गए, ऐसा नहीं होने वाला। यू कैन नॉट थ्रो चॉकलेट्स टू क्रोकोडाइल। जहां तक उसकी बात है, जो सिख महिला की जम्मू कश्मीर में हत्या हुई थी, वो एक मुसलमान बच्चे को पाल रही थी और उसको बकायदा, क्योंकि वो मुसलमान बच्चा था, तो उसको बकायदा एक मुस्लिम परिवार को हजारों रुपए महीना देती थी कि ये अच्छा मुसलमान बने, इसको इस्लाम, वो उसको सिख नहीं बना रही थी, मगर फिर भी उसकी हत्या हुई। तो ये समझने वाली बात है जो नहीं हम समझ पा रहे, कॉमन एनिमी को हम नहीं देख पा रहे। और मैं समय का अभाव है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग क्या झगड़ा करते हैं कि यहाँ पे कॉलोनीज में पूरी दिल्ली में प्रॉब्लम है पार्किंग की, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, तेरी वहां खड़ी होगी, तो हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है, FIR हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। हम ये नहीं देख पा रहे कि ऊपर एक बॉम्बर प्लेन है जिसने ऊपर से लेवर खींचा, तो ना तेरी गाड़ी बचेगी, ना तू बचेगा, ना ये बिल्डिंग बचेगी। तो पहले वो बॉम्बर को देख लो, फिर मैं देखूंगा कि मेरा गमला कहाँ रखेगा, तुम्हारी पार्किंग कहाँ होगी, और मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा, तेरी खिड़की टूटी, शीशा टूटा। हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं कि तेरा बेटा क्रिकेट खेलता है और मेरी खिड़की टूट गई। तो मगर जो ऊपर एक बॉम्बर आपके ऊपर घूम रहा है, ऊपर शहर के ऊपर B-52 ये जो बॉम्बर चक्कर लगा रहे हैं, वो नहीं हम देख पा रहे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं जी। CA रितेश कुमार जी हैं, श्रीमान ऐसे ही मुसलमानों ने हमें मिसगाइड किया, उनकी कथनी करनी में अंतर था, वही अब सिख कर रहा है। रितेश जी, मैंने, या शायद आप लेट जुड़े हैं तो मुझे पता नहीं, मैंने यही कहा था कि दोनों में ये अंतर हमें समझना होगा। और अभी जो रवि जी ने इनडायरेक्टली कहा वो भी वही बात कह रहे हैं जो हमें समझनी पड़ेगी कि उनका जो इंस्पिरेशन है उनकी किताब में से आता है, यहाँ का इंस्पिरेशन किताब में से नहीं आता, ये पॉलिटिक्स है, शेयर मायोपिक पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए ये हमारे देश में आग लगा सकते हैं, और हमें ये नैरेटिव बाय नहीं करना है और सोच समझ के काम करना है।
बस ये कॉशन हमें रखनी पड़ेगी। उस समय आपकी बात एक हद तक इस तरह से ठीक है कि हमने नहीं देखा था कि कुरान क्या बता रही है, हदीस क्या बता रही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जीवनी क्या बता रही है, तो हम मिसगाइड हो रहे थे। लेकिन अब हम वो सब जानते हैं कि वो कहाँ से उनका इंस्पिरेशन है, पर इस केस में वो चीज नहीं है। सागर सिंह परिहार, देयर इज नो प्रूफ ऑफ बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब जी किथे आ, वही तो कह रहे हैं सागर जी, यही बात हम भी कर रहे हैं कि ये सारे का सारा एक बहाना बना के पूरे देश को दंगों में धकेलने का काम है जो वो कर जानबूझ के कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई बेअदबी होती तो उसका प्रूफ सामने आ जाता, तो वो एक बिल्कुल अलग तरह का इशू बनता। मनदीप सिंह, बहुत सारे गुरुद्वारे में कुछ कथावाचक हिंदू धर्म विरुद्ध बयान देते हैं, सनातन को गलत बोलते हैं, देश विरोधी बयान देते, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार? आपकी बात से मनदीप जी सहमत है। विदेशों में तो बहुत ज्यादा जहर घोला जा रहा है गुरुद्वारों में, यहाँ हमारे देश में भी हो रहा है, ये थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। अब सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही वो सरकार बता सकती है, और हमें भी इस चीज का बहुत कष्ट है कि इस पे नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा। और इसीलिए मैं बार कह रहा हूँ कि इसमें हमारे जो बड़े बूढ़े हैं जो समुदाय को संभाल सकते हैं उनको आगे आने की जरूरत है। जी रवि जी कुछ कहने लगे थे। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार को ब्लेम करने से पहले मैं शीशे में जाके अपने को ब्लेम करता हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो सरकार करेगी, उसके फिर बड़े रिएक्शंस होंगे। ये काम ना केवल जिसे आप बड़े बूढ़े सिख समाज के कह रहे हैं, ये आपका भी, बजाय इसके कि मुझे आप आज कोई कह रहे थे जी मैंने गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया, तो आप छोड़ते जाएंगे, क्यों छोड़ रहे हैं? आप जाइए। और ये जो सिखी है ये कोई पंजाब की मोहताज नहीं है, या ये किसी एक बरादरी के मोहताज नहीं है, या ये केवल केसधारी की प्रॉपर्टी नहीं है। आप जाइए, और जितनी ज्यादा संख्या में जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और हमें, और जैसे महाराष्ट्र में एक सज्जन, मराठी सज्जन है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सिख बना रहे हैं। तो वही कल को गुरुद्वारे में आप अपनी प्रेजेंस रखिए। आप निकल क्यों रहे हैं? अगर कोई आदमी, कोई कथावाचक ने कुछ कह दिया, इसका ये उसको काउंटर करना है, हमको उसके काउंटर कथावाचक तैयार करने हैं। इसके यहाँ पे सरकार को, हम जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि लार्जर सोसाइटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इसके जब हम काउंटर प्रेजेंट करते हैं, जैसे बात हो रही थी कि ये उस राम की बात नहीं हो रही है, इस राम की बात हो रही है, तो उसके काउंटर के राम गए और रावण गए जब हम बात करते हैं तो ये किस राम की बात हो रही है? तो हाँ ठीक बात है, ये जो मेरिट पे डिफीट करना पड़ेगा। और ये जो कथावाचक हैं बड़े खोखले हैं, आप 2 मिनट उनके सामने बैठेंगे ना तो उनको काउंटर आर्गुमेंट सूझेगा नहीं। तो ये हमको कथावाचक तैयार करने हैं, और वो सिक्खी में से ही तैयार होंगे। उसके लिए हमको इंस्टीट्यूशंस खड़े करने हैं। और ये बिल्कुल मत करिए कि जैसे कि जी विड्रॉल मोड में मत आइए। मेरा ये मोनो से अपील है, मोने भाइयों से अपील है, विड्रॉल मोड में मत आइए। इनके हवाले सारा कुछ मत होने दीजिए। अगर आप एक बार जाते थे, 2 बार जाइए गुरुद्वारे। सुधीर मिश्रा जी, अब मैं कभी कोई गुरु का लंगर नहीं खाऊंगा, कहीं शिर्क ना हो जाए। अपना लंगर खाओ खिलाओ, सभी सिख मेरे भाई हैं और उनको सभी को सम्मान भी दिया। जी, ये अभी वो रवि जी यही बात कर रहे थे कि विथड्रॉ नहीं करना, लेकिन उसमें यह है कि अभी जो नोटिस में आ रहा है कि कई जगह पे बदमाशियां शुरू कर दी हैं, कि तंग करना शुरू कर दिया। वो पीछे से मार देंगे, भाई परना ठीक से नहीं सिर पे रखा हुआ, तो इस तरह की बदमाशियां भी होने लगती। थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा कि गलती मेरे से ना हो, प्रोटोकॉल मैं फॉलो करूं। और जब मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा, कई बार ऐसा हुआ है कि सहजधारी भाइयों ने मेरे सामने केसधारी को टोक दिया, तेरे को तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना आता। वो क्या, तू मतलब उसने उसको नहीं टोका, उल्टा उसने उसको टोका कि क्या बात कर रहे हो, तेरे को सहजधारी भाई ने, कि तेरे को पता ही नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या है। और ये क्योंकि हमें
आपके पिताजी को, आपको पता है, तो ये अगली नस्ल को भी, अगली पीढ़ी को भी हमने पास ऑन करना है। मतलब विड्रॉल मोड में बिल्कुल नहीं जाना। और ये जो हो रहा है, किसी हद तक हो सकता है कि भाई वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में कोई कमी रह गई, इसमें हो सकता है, और ये इसमें बदमाशी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। बट मेरे को, क्योंकि कोई, अगर मैं इससे विड्रॉ करता जाऊंगा तो फिर तो मैं मतलब उनका जो षड्यंत्र है वो साबित हो गया, सफल हो जाएगा। सागर सिंह जी हैं, मी काउंटर आर्गुमेंट जे कीता मेरा सौदा ना लग जान। यस, बिल्कुल, ये रिस्क लेना पड़ेगा। मैं भी ले रहा हूं, आप भी लीजिए, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे को, कैसे कैसे उसमें से। और मेरे को तो दोनों तरफ से वो आता है कि वो कहते हैं आप वो, और वो कहते हैं वो, तो दोनों, तीसरी तरफ से घेरा हूं, वो तो समझ आती है। रवि रंजन को तो दोनों तरफ से सुनना पड़ता है जी। अनुभव गुप्ता जी, आभार आपका, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद। रितेश जी, सर पहले गुरुद्वारों से मूर्ति हटाकर सिखों ने सिद्ध कर दिया कि वो हिंदू नहीं, हिंदुओं को आने वाले दिनों में सिखों से भी वही खतरा है जो आज मुसलमानों से है। रितेश जी, हमारी चिंता का विषय यही है कि स्थिति वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि पहुंचाने का प्रयास तो भरपूर है, लेकिन ना हो तो अच्छा है, और उसे हम बचा पाए तो ये हमारी सफलता होगी और उनकी विफलता होगी। मैं यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट कहना चाहूंगा कि वो जो मूर्ति वाला इशू है, इसको हमको क्योंकि कुछ बहका दिया गया, कुछ समझा दिया गया, वो मूर्ति वहां पे किस वजह से थी, इसका लिए अलग सेशन रखा जाए कि वो मूर्ति क्यों थी वहां पे। ठीक है, किसी और दिन ये कह देना कि हटा दिया गया है, ये एक बहुत भ्रमक है, उसके पीछे एक पूरा इतिहास है जो हमको समझना पड़ेगा जी। Melodics metal forever. Sikhs should stop rubbing shoulders with mullahs. हाँ, ये एक और एंगल है जी, ठीक बात है कि अभी कई हैं जो उनके तलवे चाट रहे हैं जिनके साथ गुरुओं ने युद्ध किए हैं और जिन्होंने गुरुओं की हत्या की है, तो दुख तो होता है। सुधीर मिश्रा, सिख हमारे भाई हैं कब तक? सुधीर जी, ये वो कठिन प्रश्न है जिनके उत्तर आज सबको परेशान कर रहे हैं। मैं इसका एक शब्द में जवाब दूंगा, सिख हमारे भाई हैं कब तक? तब तक जब तक आखिरी सिख है। हाँ, जो सिख है वो भाई है, जो सिख का चोला ओढ़े हुए है लेकिन हरकतें आतंकवादियों वाली है, वो भाई नहीं है। और मैं फिर मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इसको हमको वन साइडेड होके नहीं देखना, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो भी एक रीजन है, उसको भी समझना है, वो क्यों हुई, कैसे हुई और किसने करवाई। मतलब किसने करवाई इज मोर इम्पोर्टेंट, खाली ये नहीं कि वो उनके बहकावे में आए हुए हैं। बहुत से हमारे मोने भाई भी बहकावे में आए हुए हैं जो एकदम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ये तो राक्षस हैं सारे। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक बात है। कुंवर सागर सिंह, रवि जी ते आशीष ठाकुर जी ने, ठीक है जी, अगली बार आशीष ठाकुर जी के साथ करते हैं, रवि जी के साथ करते हैं सेशन। ठीक है कुंवर जी। प्रतीक नागा, हिंदू सिख जैन बौद्ध आर ऑल वन रिलीजन, ठीक बात है। सो क्रिटिसाइज ऑल एट अ टाइम और राइट हिंदू टेररिस्ट। और अच्छा, ये प्रतीक जी का पुराना वो है। ठीक है प्रतीक जी, अब तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा इसका। ओके, तो मुझे लगता है कि हम नहीं, अभी एक क्वेश्चन रह गया जी हमारा। किशोर जी, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड, सिख्स आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ हिंदूज, ओनली हिंदूज केयर फॉर इंडिया, नो वन एल्स। ये वाला जो सेंटिमेंट है, इसकी ही आज मैं और रवि जी बात कर रहे थे कि ये जो सेंटिमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये नुकसान करवा सकता है, और इसमें हम सबकी भूमिका है कि हम, जो रवि ने एग्जांपल दिया ना कि आपस में लड़ने की बजाय उसे देखें जो ऊपर से बॉम्ब गिराने वाला है, और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, जो इन अराजक तत्वों को उन्होंने इतना ढील दे रखी है
हमारी कचहरियों ने इनको ढील दे रखी है। तो इस सब तरफ से गलती हुई है, उसे सुधारना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ऐसी ना चुन लें। वो कहते हैं ना कि जो क्योर है दैट शुड नॉट बी इवन वर्स देन द डिजीज, तो उस तरह का सॉल्यूशन ना निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ क्वेश्चंस। जी रवि जी, और लेकिन हमारी चिंता अभी भी वैसी बरकरार है कि ये जो बहुत सीरियस इशू है और इसके जो अंडरकरंट्स देख रहे हैं, जिसमें जो मक्कार हैं, जो गद्दार हैं, जो देश तोड़ना चाहते हैं, जो समाज तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुओं के भी दुश्मन है, सिखों के भी दुश्मन है, हालांकि फिर अलग अलग बोलना पड़ जाता है, वो सफल हो जाएंगे। तो वो ना सफल हो, हमें इसका ध्यान रखना है। जिन राक्षसों को आपने टीवी पर देखा है वो कठपुतलियां हैं, खिलौने हैं, और उन्हें राक्षसी समझे, उसके कारण से पूरी परंपरा बदनाम नहीं होनी चाहिए। और लेकिन इसमें दोनों तरफ से सहयोग होना चाहिए कि जैसे वो कहते हैं कि सहनशीलता भी कब तक दिखाएंगे, फिर वो कायरता मानी जाने लगती है, लेकिन फिर भी सहनशीलता से काम करने की आवश्यकता है। जी रवि जी, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा जी, और शायद लास्ट का क्वेश्चन मैं मिस कर गया, कुछ साउंड प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और है जी, पार्थ सारथी जी हैं, हलाल बिरयानी खाने से दशमेश पिता की हाँ बेदबी नहीं होती क्या? बिल्कुल ठीक बात है। वही हम कह रहे हैं कि वहां पर ये खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, वो इनको ध्यान में नहीं आया आज तक, लेकिन देश तोड़ने के लिए, दंगे फैलाने के लिए इन्होंने हरकतें की हैं। इसीलिए हम रवि रंजन जी से बात कर रहे हैं, मक्कारों को यहाँ नहीं बुलाते। तो देखिए, एक थोड़ा फर्क है। अगर वो गजवाए हिंद है तो ये सिखों को समझने की बात है। तो इंडिया के मुसलमान के साथ अगर कोई गजवाए हिंद में शामिल है तो उसके साथ पाकिस्तान का भी आ जाएगा, उसके साथ सीरिया का भी आ जाएगा। मगर जो ये आप अलगवाद की मूवमेंट कर रहे हैं, इसके लिए लिप सिंपैथी तो कोई दे सकता है, कोई कनाडा का सिटीजन आपके साथ मरने नहीं आएगा। तो इस लिप सिंपैथी के चक्कर में आप मत बहिए, और अपने मेरे को ये देखना है मेरा कौन है, मेरा डीएनए कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा 2 पीढ़ी पहले मैं कौन था, मेरे रिश्तेदार, मेरे कजन्स कौन है, मेरे को ये समझना है। मतलब 84 हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब हमारे एक ताई जी आई हुई थी घर में, रिश्ते में मेरे नाना की भाभी थी, वो मोने थे, नाम भी उनका वो था। तो और मामा हमारे जो थे वो थोड़ी देर पहले उनको छोड़ के गए थे हमारे। अब मेरे मामा के जब ये 84 शुरू हुआ, तो मेरे मामा हैं, उनको क्या वो हिंदू मॉब प्यारा है या अपना भांजा मैं प्यारा हूं? तो वो किस तरफ से खड़े होंगे? डेफिनेटली वो आपकी तरह मोने थे, केस नहीं रखे थे। ऐसी स्थिति में वो मेरे साथ खड़े हैं, वो उस मॉब के साथ नहीं खड़े। तो ये हमको ये चीज समझनी पड़ेगी मेरे। और ये वही मॉब है, या इस मॉब को इंस्टिगेट करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर साधु मरवाए। तो वी है जिसने सिखों को मरवाया उसी ने साधुओं को मरवाया। सो वी हैव अ कॉमन एनिमी जिसको हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। पर ये जो अभी रवि जी ने बोला है ना, इसमें बहुत सारा सार छिपा हुआ है। एक बार इस पे, अगली बार इस पे डिटेल में बात करेंगे। ये सारी की जो जड़ है ना, जहां से बह के निकल रहा है, उस पे चलते हैं किसी दिन। जी, देवांश नेगी जी हैं, ये मैं अंतिम ले रहा हूँ चैट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, सभी गुरुओं और सिख गुरुओं को मेरा शत शत प्रणाम। प्रॉब्लम शिष्यों की है, गुरु गलत नहीं थे, ना होंगे। हाँ ठीक बात है देवांश जी, और इसी पॉजिटिव नोट पे हम आज की ये चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। रवि जी, रवि रंजन जी, आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कामना करते हैं कि देश का अच्छा समय रहेगा और हम एक खुशहाल देश में जिएंगे और अपनी भावी पीढ़ियों को एक खुशहाल देश सौंप के जाएंगे। जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
वंदे।